Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to see मेंस आंसर राइटिंग वैल्यू एडिशन पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको किस तरीक़े से देखना है। अभी पहले जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा कि न्यूज़पेपर का कंटेंट स्टैटिक के साथ जोड़ते हुए जो भी हमारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेंस आंसर राइटिंग में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, आपके सामने आपको देख सकते हो पॉइंट वाइज में सब कुछ हाईलाइट करके दिया हूँ मैं। देख लो। ठीक है, सभी कुछ बुलेटेड पॉइंट्स में है। जैसे अभी देख लो यहाँ पे क्या है ना, दलित इशू के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, जैसे यहाँ पे देख रहे हो दलित इशू के बारे में है, तो यहाँ पे 8-9 पॉइंट है आपके पास जो भी न्यूज़पेपर रिलेवेंट्स है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्टली डाल सकते हैं। उसके बाद देख लो नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात हुआ है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो आपको यहाँ से डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात हो रहा था अभी। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, कम पॉइंट्स में आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में 10 पॉइंट होगा मैक्सिमम, तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन से एक्ट्स में अमेंडमेंट चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहले कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से देखना है। कल का पेपर और आज के पेपर दोनों का एनालाइज करेंगे एक साथ ही। ठीक है, और मैंने स्टैटिक पोर्शन भी इंक्लूड किया है ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े और आसानी से आप लोग सब कुछ एक ही जगह पे कवर कर लें। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला देख लो। पहला तो एप्रेन्योर्स के बारे में है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, किस में डाल सकते हो ना, ओके, एग्रीकल्चर वाले में डाल सकते हो। किस तरीके से हमारा स्टार्टअप को बूस्ट करना है, टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली बना के हम लोग को ये सब काम अपना डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि न्यू इनोवेशन के बारे में बात हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा ऐपप्रेन्योर्स के बारे में है। इसी तरीका से डिजीप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स ये सब होता है ना इस तरीके का। अब इसके लिए क्या है कि गूगल और मीटी, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन और आईटी वाले जो मिनिस्ट्री है ना, वो दोनों एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। आप इसको अपने एग्जाम्पल में डाल देना। जो भी आप अगर लिखोगे ना, ये क्या कहते हैं ऐप्स के बारे में, तो आप इसको इसमें डाल सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, उसके बाद देख लो क्या है, न्यूज़ में आया था कि अब कोहिमा में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं ना कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो होगा वो हमारा आधार लिंक्ड होगा। ठीक है, आधार लिंक्ड होने से मतलब क्या होगा कि जो बिलो 5 ईयर्स के बच्चों का भी आधार रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, उनका भी होने लगा। तो क्या होगा कि आपको देखो, आधार कार्ड सिटीजनशिप अश्योर नहीं करता। ये बात क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में, तो ये तो पहले मान लो। लेकिन इससे क्या होगा कि एक चीज़ पता चल जाएगा कि उस बच्चे का जो आइडेंटिटी होगा वो नॉर्थ ईस्ट में आइडेंटिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, कि लाइक लोग बोलते हैं कि आप माइग्रेंट्स हो, आप दूसरे कंट्री से आए हो, बांग्लादेश से या म्यांमार से आए हो, तो ये सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और एक जेन्युइन डेटा रहेगा सरकार के पास, जिसके मतलब वजह से जिसको वो हेल्प में लेते हुए वो आपको वेरियस स्कीम्स प्रोवाइड कर सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है रिलेवेंस आपको प्रोवाइड कर सकता है, डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, हेल्थ के इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड होगा तो फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये कहाँ यूज़ करना है, तो आधार कार्ड कहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो कोहिमा में हो रहा है। पहले तो एक एग्जाम्पल के रूप में डाल दोगे तो रिसेंट और करंट एग्जाम्पल आपके ध्यान में रहेगा। और फिर क्या है कि हम लोग, आप पढ़े हो जैम ट्रिनिटी के बारे में, तो हम लोग डालते ही रहते हैं कि जनधन योजना, आधार, ये सब। ठीक है, तो उसके साथ आप ये भी डाल सकते हो कि अगर हम लोग लिंक कर देंगे बर्थ के साथ, बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है उसके साथ लिंक कर देंगे, तो एक तो सिक्योरिटी का इशू नहीं रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। फिर और क्या होगा कि आपको बेनिफिट्स सरकार की तरफ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन से कितना कुछ निकल सकता है। ठीक है, बिलो 5 ईयर के बारे में। अब आ गया जो उसके बाद है, एक छोटा सा लाइन था उसमें मैंने लिखा है ना कि वी नीड टू वर्क ऑन ह्यूमनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर और सेक्युलरिज्म। तो साइंटिफिक टेम्पर का बात कहाँ होता है, हमारा आर्टिकल 51A कहाँ आता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म हमारा कहाँ आता है, प्रीएम्बल में आता है। तो इस तरीके से देखो रिवाइज भी होता है, प्रीलिम्स का चीज़ रिविजन होगा कि कहाँ से क्या आता है, तो बार बार आपको सुनते रहो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म मतलब कि इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, हम लोग फील करना चाहिए, रोबोटिक माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमनिज्म हो गया, साइंटिफिक टेम्पर हो गया, और क्या होगा, सेक्युलरिज्म। अब 2 बार रिपीट कर लो मेरे साथ। क्या डेवलप करना है अपने आंसर्स में, एथिक्स में ये कोट कर देना, या फिर एसए में कोट कर देना, या फिर GS2 में डाल देना। ठीक है, तो कहाँ पे वर्ड से भी याद रहेगा तो आपके आंसर को एनरिच कर देगा। ह्यूमनिज्म, उसके बाद आ गया कि आपका क्या, साइंटिफिक टेम्पर, उसके बाद आ गया हमारा सेक्युलरिज्म। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन है आज हमारे पास। हाँ, रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में बात हो रहा है। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस जो होता है ना, जैसे कास्ट सिस्टम है, तो ये रिलीजियस इंटॉलरेंस को प्रमोट कर रहा है, इस तरह का बात कहा गया। ठीक है, तो ये एक रिग्रेसिव बिलीफ है हमारा, इसको हम लोग को साइंटिफिक वे में और सोसाइटल वे में प्लस साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करके एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के थ्रू इसको रिमूव करना है, ताकि कास्ट सिस्टम को हम लोग डेवलप कर पाएँ, सेक्युलरिज्म का फॉर्म दे पाएँ, और साथ साथ क्या हो जाए, ब्रदरहुड,
फ्रेटर्निटी, ये सब डेवलप किया जा सके। ठीक है, होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। इस तरीके से लिंकेज करके पढ़ो, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, रिग्रेसिव सिस्टम मतलब हम लोग ये देख रहे हैं रिलीजियस इंटॉलरेंस, वजह कास्ट सिस्टम, उसके बाद हो जाएगा ये रिग्रेसिव बिलीफ। ठीक है, इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्पर से ठीक कर सकते हैं, ह्यूमनिज्म से ठीक कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है उससे ठीक कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग से ठीक कर सकते हैं, रैशनैलिटी के साथ ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलो। बट हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि बहुत थ्योरिस्ट ने ये भी कहा है कि कास्ट सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका फंक्शनल रोल है हमारे सोसाइटी में। ठीक है, बट अब आ जाओ, हम लोग तो नॉर्मल जीएस पढ़ रहे हैं ना अभी। तो पहला अब देखते नारायण गुरु जी के बारे में था, उनका एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था उनके बारे में। तो नारायण गुरु जी के बारे में हम लोगों ने क्या किया ना कि उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, यहाँ से देख लो सब कुछ है ना, अर्ली लाइफ फिलोसफी जो भी उन्होंने दिया, जो भी पार्ट लिया था उन्होंने, सब कुछ यहाँ से निकला हुआ, क्या उन्होंने पढ़ाया था वो सब कुछ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो आपको प्रीलिम्स के लिए इधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे सब कुछ ले लोगे इन्फॉर्मेशन, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, पेन चेंज कर लो थोड़ा। नारायण गुरु जी थे हैं वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अर्ली लाइफ उनका केरल का था, एजावा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एजावा कम्युनिटी आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर सुना होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद उनका फिलॉसफी क्या है, तो सोशल इक्वलिटी के बारे में बात किया उन्होंने, एजुकेशन के बारे में बात किया है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को ऊपर करने के लिए बात किया है। ठीक है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी जिससे वो बिलोंग करते थे ना, एजावा कम्युनिटी। आप ये सब एग्जाम्पल को अपने आंसर में जरूर कोट कीजिएगा, सोशल इक्वलिटी, एजुकेशन और अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट चाहिए ना, स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट चाहिए, अगर आपको ऐसा भक्ति भाव से आपको भगवान की तरफ अप्रोच करना है, तो यू डोंट नीड प्रीस्ट। ठीक है, प्रीस्ट मतलब कि आपको कोई ब्राह्मण का जरूरत नहीं है जिसको आप उतना ऊंचे का दर्जा दे, इस तरीके का उन्होंने बोला कि इसका जरूरत नहीं है, आप विदाउट प्रीस्ट भी अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। ठीक है, यहाँ पे है ना, विदाउट द नीड ऑफ फॉर इंटरमीडिएरी यू कैन अचीव, इस तरीके से अचीव द स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, यूनिटी फॉर ऑल का कंसेप्ट दिया है, और एक क्वेश्चन एक है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। ठीक है, तो आप इसको जरूर कोट करेंगे, और ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये कोट किसने दिया, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ये आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये हमारे नारायण गुरुजी ने ये दिया है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, तो उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए काम किया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने का बात किया उन्होंने अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने का बात किया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को केरल से हटाने का बात किया। ठीक है, मूवमेंट्स थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें मूवमेंट में, तो वैक्यूम सत्याग्रह सबको मालूम है। अब सत्याग्रह तो मालूम है, लेकिन ये भी देखना होगा, टाइमलाइन भी देखना पड़ेगा। मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि कौन इवेंट पहले हुआ था, ये वाला ये वाला ये वाला, तो आपको ये होना चाहिए कि कब हुआ था हमारा वैक्यूम सत्याग्रह, तो 1924, वैक्यूम सत्याग्रह 1924। ठीक है, अब इसमें क्या था, उन्होंने बात की, आप सत्याग्रह का दो तीन क्वेश्चन बन सकता है। एक तो हो गया कि आपको टाइमलाइन दे दिया, क्रोनोलॉजी, ये कब हुआ, ये वाला इवेंट कब हुआ, ये कब हुआ, इस तरीके से। एक और हो सकता है कि आपको सत्याग्रह का नाम दे दिया और उसका एसोसिएटेड फीचर्स, किसके लिए हुआ था, कास्ट के लिए हुआ था, अनटचेबिलिटी के लिए हुआ था, एजुकेशन के लिए हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश को हटाने के लिए हुआ था। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ क्वेश्चन फ्रेम बन सकता है, तो हम लोग को हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई करना है। ठीक है, अब इसको देख लो क्या हो सकता है यहाँ पे, एक मिनट। ओके, पहला तो ये 1924 में हुआ, और 1924 ये पता चल गया। उसके बाद क्या है, मतलब अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए हुआ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन मूवमेंट भी किया, वो कब के, 1936। अब देख लो यहाँ पे, पहला तो हम लोगों ने क्या किया, 1924 और 1936, ये हमारा हो गया वैक्यूम सत्याग्रह, ये हो गया टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, अब ये भी देखना साथ साथ जरूरी है कि 1924 के समय इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या एजेंडा चल रहा था, और 1936 में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स आ गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद आपका ये सब क्या नाम है, वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट, सब बहुत कुछ है जो भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट को रैशनल वे में और लॉजिकल वे में उन्होंने बोला कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट प्रोक्लेमेशन किया उन्होंने। ठीक है, एजुकेशन के इनिशिएटिव को किया कि प्रमोट द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स और लोअर कास्ट पीपल। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या जाएगा, शिवगिरी पिलग्रिमेज। ठीक है, ये फाउंडेड द शिवगिरी मठ, इन्होंने इनॉग्रेट किया। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखना, शिवगिरी मठ किसने वो किया था, फाउंड किया था, मतलब किसने बनाया था, तो ये हमारे हो गए नारायण गुरु जी ने बनाया। ठीक है, शिवगिरी पिलग्रिमेज। उसके बाद लेगेसी के बारे में थोड़ा देख लेते क्या है, तो सोशल अपलिफ्टमेंट, पॉलिटिकल लैंडस्केप दोनों के बारे में बात किया है, सोशल इक्वालिटी को ठीक करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी विदाउट एनी थर्ड पार्टी और विदाउट एनी मीडिएटर और प्रीस्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग श्री नारायण जयंती बनाते हैं। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ से निकल के आ जाता है एक टॉपिक में,
ठीक है, उनका जो मेंशन था उनके करंट इवेंट में, उससे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से पूरा इन्फॉर्मेशन, उनका जो बैकग्राउंड था, उनका जो सोशल कल्चरल पार्टिसिपेशन था, सब कुछ यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब आ जाओ और कुछ इन्फॉर्मेशन पेपर में इंपॉर्टेंट था। पहले तो आप कोट करोगे नार्को ड्रग्स टेरर को। ठीक है, अभी सिक्योरिटी का जो हमारा पेपर है GS3 का, उसमें ये आ जाता है। GS2 में भी ऑलरेडी कुछ कुछ मेंशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, नार्को टेररिज्म, उस मतलब क्या होता है, ड्रग्स स्मगलिंग। ठीक है, ये हमारे कंट्री में पंजाब साइड में बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है। पाकिस्तान से लोग इसको ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पॉपुलेशन में ड्रग्स का जो एडिक्शन हो रहा है वो बहुत ही हाई लेवल तक चला गया है। तो नार्को टेरर एक आप टर्म डाल सकते हो। क्या टर्म डालोगे, तो भाई नार्को टेरर का टर्म डालना है। नार्को टेरर मतलब ड्रग्स के लिए है। 3-4 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। विक्टिमाइजेशन ऑफ इंडियन पेरेंट्स, ये हम लोग अपने सोसाइटी वाले टॉपिक में डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिलेवेंस और मतलब करंट रिलेटेड कंटेक्स्ट मिलेगा। एक मतलब इसका जो कॉन्टेक्स्ट उसमें क्या है कि एक मदर, उनके बच्चे को सेपरेट कर दिया गया था शायद ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में उनका बच्चा था और वो यहाँ पे आ गई थी कर्नाटक में शायद, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो वही विक्टिमाइजेशन ऑफ इंडियन पेरेंट्स अब्रॉड, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, इसका जो भी IPC होगा, IPC को अगर कोट कर दोगे तो आपका आंसर थोड़ा यूनिक बन जाएगा। सबको ये तो डालेगा सेक्सुअल हरासमेंट, बट आप ये कोट करना 354A। ठीक है, क्या कोट करोगे इसके लिए, मैं 4 बार लिखवाऊंगा तो अपने आप याद हो जाएगा। देखो IPC है, सॉरी रेप नहीं है, ये होगा सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, एक मिनट, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए क्या हो जाएगा, IPC 354A। 354A। आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 352 क्या है, मतलब नेशनल इमरजेंसी। अब बताओ सेक्शन IPC का सेक्शन 354A क्या है, ये हमारा हो गया सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। याद हो गया, क्या याद हुआ, सेक्शन IPC सेक्शन 354A। 5-6 बार रिपीट करो, सुन लो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और 294 भी है। एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो क्या हो गया, 354A, 354A, 294, 354A। ये जरूर डाल देना अपने IPC सेक्शन में, अब मेन सेंस राइटिंग में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लीन कर लेते हैं, तभी थोड़ा दूसरा भी पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो ओके, अब ये जो क्या है, नशा रोको कमेटी, ये हमारा किसमें, पंजाब में है। एक एग्जाम्पल है, उसमें एक्चुअली क्या था, ये आया हुआ था कि एक शख्स था, वो एक्चुअली ड्रग एडिक्टेड था। ठीक है, बट उसने ये ड्रग्स छोड़ दिया। उसके बाद वो वहाँ पे जो पंजाब का एरिया है ना, उसमें वो देख रहा है, मतलब ड्रग्स एडिक्शन जो मतलब हो जा रहे हैं ना, उनको ठीक करने का काम, ड्रग्स एडिक्शन को रोकने का काम कर रहा है। तो एक बहुत ही सुटेबल एग्जांपल हो जाएगा। तो क्या है हमारे सामने, नशा रोको कमेटी, ये कहाँ पे, पंजाब में एक्टिव है। और किसके लिए हो सकता है ये हमारा, नारकोटिक्स अब्यूज़ को रोकने के लिए। देखो 78 डेथ हो गया था 2021 में सिर्फ नार्को के कारण। अब यहाँ से हो गया ना, नार्को टेरर और नशा रोको अभियान को, नशा रोको कमेटी को इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा इसको रिमूव कर लेते हैं। अब UCC के बारे में देख लेते हैं। UCC का सब कुछ तो नहीं है, बट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे एडिटोरियल में था, सॉरी जो भी इन्फॉर्मेशन एडिटोरियल में था उससे है। अब UCC को हम लोग को देखना है ना, तो इसमें ये कहा गया है कि UCC को हर एंगल से देखिए आप। ठीक है, जैसे होगा रिलीजियस एंगल से भी देखिए, एजुकेशनल एंगल से भी देखिए, मैरिज एंगल से भी देखिए, सोशल सिचुएशन के एंगल से भी देखिए, सोशल इंस्टीट्यूशन के एंगल से भी देखिए, और साथ साथ ठीक है पॉलीगैमी को भी देखिए, और डाइवोर्स को तो देख ही रहे हैं। ठीक है, पॉलीगैमी और डाइवोर्स देख रहे हैं कि पॉलीगैमी नहीं होना चाहिए, डाइवोर्स का जो लॉ है सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और UCC का आप लोग मेरे को कमेंट कर देना, अभी तक अगर देख रहे हो, इस यहाँ तक पहुँच चुके हो तो कमेंट कर देना कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, अभी हम लोग को एक और चीज़ देखना है। इन्होंने ये भी बात किया है कि हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के बारे में बात किया इन्होंने। अभी क्या होता है ना कि एक बच्चे का कस्टडी जनरली फादर को जाता है। ठीक है, मतलब लेकिन उसके बाद क्या उसमें लिखा हुआ है कि फादर अभी अगर एब्सेंस हैं, देन ओनली इट विल कम टू मदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है, और UCC ये सब चीज़ को हमें डील करना चाहिए। ठीक है, अब ये एक केस का नाम है यहाँ पे गीता हरिहरन केस। आप इसको अपने आंसर में जरूर मेंशन कर देना। UCC तो इतना तो डीप नहीं पूछेगा, लेकिन UCC का जब भी कुछ आए तो आप डाल सकते हैं कि पॉलीगैमी और डाइवोर्स के अलावा भी हम लोग को चीज़ देखना है, जैसे एडॉप्शन का केस देखना है, उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, जो भी डिफरेंट एडॉप्शन इश्यूज़ हैं वो सबको भी देखना पड़ेगा UCC में। ठीक है, अभी आ गया जो इसमें एक पॉजिटिव स्टेप दिखाया है कि UCC को कैसे ठीक देखना होगा। तो हम लोग को ना सिर्फ बायोलॉजिकल टाइज, जैसे
एक मेल है, एक फीमेल है, या फिर एक फादर मदर उनके बच्चे, सिर्फ उन लोग पे नहीं देखना होगा। आजकल सोसाइटी हम लोग का ब्रॉड हो चुका है, आजकल सोसाइटी डाइवर्स हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग आना शुरू कर दिए हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ कल्चर होने लगा है, ठीक है। और हम लोग आर्टिकल 19 का बात करते हैं तो हम लोग को सोसाइटी ओपन है, मॉडर्न है, और साथ साथ हम लोग ट्रेडिशनल वैल्यू को भी लेके चलते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ को देखते हुए अब आप डायरेक्टली सिर्फ बायोलॉजिकल टाइज को बेसिस बना के नहीं चल सकते हैं। आपने जब ये लाया, अडॉप्शन का रूल लाया है, ठीक है, सिंगल मदर का रूल लाया है, मतलब सेक्शन 377 को ख़त्म किया है, तो ये सबको मद्देनज़र देखना होगा ना, मतलब यूसीसी अगर बना रहे हैं तो, ठीक है। तो सिर्फ ये इनका ये कहना है कि इसे बायोलॉजिकल टाइज पे नहीं देखना होगा आपको जो पर्सन्स, जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं ना, उनके बारे में भी सोचना होगा, और सिंगल पेरेंट्स के बारे में भी सोचना होगा, ठीक है। एक मिनट, ये एक आप इंक्लूडिंग पॉइंट डाल सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। अभी आ जाओ चाइना के बारे में देख सकते हैं, चाइना इंडिया फैक्ट्स। अभी चाइना में क्या इशू हो रहा है, पहले तो वहाँ पे अभी जो इंडिया के साथ जो भी उनका प्रॉब्लम था वो 1980 में नॉर्मलाइज करना हम लोग शुरू कर दिए थे, ठीक है। पर नॉर्मलाइज हुआ टाइज, बट 2017 में हम लोग का फिर डोकलाम इशू आ गया, जो ब्रिक्स समिट से पहले रिजॉल्व हो गया था। 2019 में फिर अक्साई चीन का इशू आया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अभी मतलब कोविड के समय हम लोगों ने देखा कि लद्दाख का इशू, मतलब पैंगोंग शो का इशू है, फिर अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे इशू है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने अपना न्यू मैप बनाया, तो उसके रिस्पांस में अभी चाइना ने भी अपना न्यू मैप बना दिया है। तो ये सब सीरीज ऑफ इवेंट है, अगर इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में अगर आए तो ये सब आप डाल सकते हो। कैसे डालोगे, याद करने का तरीका, मेरा तो तरीका मालूम है आपको, मैं थोड़ा ब्लैंक स्पेस पे चला जाऊँगा। पहले देख लो, आप डालोगे 1980 में हम लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े, उसके बाद क्या हुआ बताओ भाई, चलो 2017 मेरे को जहाँ तक याद आएगा मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपको डोकलाम इशू आया, उसके बाद 2019 यहाँ पे क्या आया, अक्साई चीन का इशू आया। 2020 में क्या हुआ, यहाँ पे पैंगोंग शो का इशू आया, ठीक है। ओके, हाँ ये सब था। तो ये सब आप डाल सकते हैं यहाँ पे कि ये सीरीज ऑफ इवेंट है, जो भी चाइना के साथ जो हमारा इशू चल रहा है उसमें आप डाल सकते हैं इसको। अब देख लो, मैं जैसे बता रहा था, ये एक एडिटोरियल का पॉइंट है, यहाँ पे दलित सोसाइटी और सोशोलॉजी का ये क्वेश्चन यहाँ से निकल आ सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा याद करने का, रटने ही बोलूँगा मैं, रटने का ट्राई करना, ठीक है। एग्जाम्पल आप डाल सकते हो दलित के बारे में, अगर कुछ इशू आए, मतलब ये आए, मतलब क्वेश्चन आए, तो आप इसमें डाल सकते हो एग्जाम्पल, चिन्नादुराई अटैक। इसमें क्या है कि एक दलित लड़का है और उसकी बहन, उनको स्कूल में डोमिनेंट कास्ट के थ्रू मारा गया है, इस तरह का कुछ मतलब केस है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब देखते हैं क्या क्या इशू है, पहले तो देख लो। और ऑथर का ये कहना है कि ये जो अटैक्स, ये भी जो दलित के जो इश्यूज़ है ना, वो हम लोग को ऐसा नहीं देखना है कि वो लोअर कास्ट है, इनकी वजह से इस जस्ट यही एक रीज़न है कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो भी हम लोग को देखना होगा। तो उनका ये कहना है कि हम लोग को ना साइलो में नहीं पढ़ना है, हम लोग को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है इस इशू को, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जिसको कंसिडरेशन करना होगा। अब क्या हो रहा है, मशरूमिंग ऑफ कास्ट ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। मतलब क्या कि पहले अगर ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक बहुत लोग रह रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये कास्ट अलग निकल के आ रहा है, 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 और सब कोई का अपना कास्ट प्राइड है कि नहीं मेरा ये वाला रोल है, मेरा ये वाला रोल है, मेरा ये वाला रोल है। अब सब कोई अलग अलग पूजा कर रहे हैं, अपने एक रिलेवेंस किन्हीं को बनाया, गुरु पूजा जैसा होता है ना, वो स्टार्ट किया है इन्होंने, कास्ट प्राइड मतलब है इस तरीके का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऑथर का क्या कहना है यहाँ पे कि, एक मिनट, उनका है कि कास्ट प्राइड का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो हम लोग को देखना होगा। अभी क्या है ना कि एंटी कास्ट एक्टिविज्म है नहीं उतना। एंटी कास्ट एक्टिविज्म मतलब जैसे हम लोगों ने एंटी ब्राह्मण वो किया था ना अपना मूवमेंट पहले, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, तो वो उस तरीके का कुछ अप्रोच करने का ज़रूरत है, ठीक है। कास्ट प्राइड क्या हो गया, कास्ट स्पेसिफिक सिंबल को बूस्ट करना, ठीक है। तो ये सबसे भी एग्जैजरेट हो रहा है चीज़। गुरु पूजा का बात हो गया कि जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट है ना, दे शुड नॉट अलाइन विद दिस थिंग, ठीक है, उनको न्यूट्रल स्टैंड लेना होगा, ठीक है। ये सब हो गया। जैसे कास्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है ना कि वो लोग इंटर कास्ट मैरिज को भी अपोज करते हैं, जिसकी वजह से भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कि एक सोसाइटी है, उसमें एक कास्ट के इतने लोग रहते हैं, इतना, और एक कास्ट के इतना ही लोग रह रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर होगा उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए, तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है, तो इस कास्ट की तरफ जाना शुरू करेगा कि जो नहीं, इनके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो दे विल वोट फॉर मी, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या होता है ना कि डोमिनेंट कास्ट क्या करने लगते हैं कि
दूसरे पे मोबिलाइजेशन ये सब करने के कारण वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो इंसिडेंस हुआ हमारा तमिलनाडु में हुआ है, तो तमिलनाडु में सबको पता है कि द्रविडियन मूवमेंट आया था, जो कि हमारा ब्राह्मण के खिलाफ था, बट ये एज सच कास्ट के खिलाफ नहीं था ये। ठीक है, कास्ट इन द सेंस कास्ट में तो ओबीसी भी आते हैं, तो ये जो डोमिनेंट ओबीसी जो है ना, जो भी उनके तरफ ये नहीं था। तो हम लोग को क्या करना होगा ना, यहाँ पे है वॉज अगेंस्ट द एंटी ब्राह्मण बट नॉट सीन एनी इम्पैक्ट डोमिनेंट, मतलब कि एंटी कास्ट नहीं था वो, एंटी ब्राह्मण था। तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना होगा, एंटी ब्राह्मण से ट्रांसफॉर्म करना होगा, एंटी कास्ट पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, इक्वालिटी, स्कूल में इक्वालिटी लाने की ज़रूरत है, ये सब के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, न्यू टॉपिक पे देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर के बारे में। इसमें क्या है, पहले तो उत्तराखंड का है, और जब भी लैंड स्लाइड सब हुआ कैसे हो रहा है, तो पहले आप डाल देना, जब भी कनेक्ट करोगे कोई पॉइंट को, तो पहला तो हो गया कि ग्लोबल कंसिक्वेंस क्या है हमारा, लोकल कंसिक्वेंस क्या है, टूरिज़्म का क्या फैक्टर है, पॉलिसी मेकिंग क्या है, वहाँ का लोकल टेरेन क्या है। ठीक है, उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, कल्चर इवेंट्स क्या, सब कुछ यहाँ पे डाइवर्स ओपिनियन अपना डालना। चलो अब ये देख लो, एक मिनट। आर्कटिक का जैसे जैसे गर्मी, वार्मिंग ऑफ आर्कटिक के कारण हैवी रेनफॉल हो रहा है, हैजार्ड प्लानिंग कर दिए हैं। ठीक है, बहुत अनइवन प्लानिंग है, जहाँ से फ्लड प्लेन्स जा रहा है, जहाँ पे पानी का लेवल नीचे, उसके ऊपर ही घर बना दिए कंक्रीट डाल के, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा ही जब पानी का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्लड प्लेन का इशू, इंक्रोच कर रहे हैं उसका इशू, नो प्लानिंग है, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, मान लो कि एक एरिया में से 100 लोग का रहने का कैपेसिटी है, तो 10,000 लोग चले जा रहे हैं, तो ये सभी नेचुरल रिसोर्स पे प्रेशर बनाएगा। ठीक है, तो ये सब करना, ये सब को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल में लाने का ज़रूरत है। ठीक है, ये सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा, पढ़ लोगे तो समझ में भी आ जाएगा ये। ठीक है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसको ठीक करना है, अवेयरनेस को ठीक करना है। ओके, अपोलो टेम्पल कहाँ है, ग्रीस में है, एक एग्जाम्पल लोकेशन बेस्ड था, कहीं भी गलती से वजह तो हिट हो जाएगा दिमाग में, तो पता चल जाएगा। ठीक ना, लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में था, एजुकेटिव प्रमोशन के बारे में है। डेल और लेनोवो और 40 ऐसी कंपनियां PLI स्कीम में भाग ले रही हैं हार्डवेयर सेक्टर के लिए। PM ई बस लॉन्च हुआ है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अर्बनाइजेशन का इशू, सोसाइटी का इशू, और बताओ एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने का इशू। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन कोल, इस सबको कम करने का एक जगह पे ही मिल गया आपको, PM ई बस। ठीक है, और अगस्त में बहुत ही कम रेनफॉल हुआ, 36% कम रेनफॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, 36% कम रेनफॉल हुआ। इसका क्या रीज़न हो सकता है, एल नीनो। एल नीनो मतलब क्या है कि सेंट्रल पैसिफिक एरिया है ना, उसमें वार्म हो गया पूरा है। ठीक है, जिसकी वजह से एक रीज़न ये भी, और भी बहुत रीज़न है एल नीनो का होने का, बट एक रीज़न ये जो पेपर में था कि सेंट्रल पैसिफिक एरिया वार्म हुआ, जिसकी वजह से हमारा रेन में डेफिसिट हुआ इंडिया में। अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सेंट्रल पैसिफिक का लाइक वो कूल पड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, कूल पड़ गया इसलिए एल नीनो आया, नहीं, याद रखना कि सेंट्रल पैसिफिक एरिया जब क्या होगा, जब वार्म होगा तब एल नीनो आएगा, और एल नीनो क्या करेगा, इंडिया में रेनफॉल डेफिसिट करेगा। ठीक है, यानी एल नीनो क्या होगा, इंडिया के लिए ख़राब है। ठीक है, ला लीना सही है, ला नीना, बट एल नीनो इंडिया के डेफिसिट बढ़ाता है, डेफिसिट इंक्रीज करता है। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रेक डे को इंक्रीज करना। ब्रेक डे मतलब क्या हुआ कि इतना दिन बारिश हुआ, इतना दिन रुक गया है, बारिश नहीं हो रहा है, फिर से स्टार्ट हो गया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ब्रेक डेज। ठीक है, चलो आ जाओ, एक एग्जांपल आप अपने आंसर में डाल देना, डॉक्टर रवि कनन कौन है, डॉक्टर रवि कनन, KANAN, डॉक्टर रवि कनन। ठीक है, इनका एग्जाम्पल कहाँ डालोगे, इनका एग्जाम्पल डालना है आपको, रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इनको, क्यों मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने असम के हैं, असम में ऐसा हॉस्पिटल अपना खोला है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, फूड सब्सिडी है, लॉजिंग फूड एंड लॉजिंग देते हैं, एडहॉक एम्प्लॉयमेंट, जब चलो कि जो भी वहाँ पे आता है ना, उनके परिवार वाले देखभाल करने के लिए, उनको भी कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी देते हैं वो एम्प्लॉयमेंट का, ताकि उनको भी पैसे का दिक्कत ना हो। सब्सिडीज, ट्रीटमेंट, ये सब दे रहे हैं। हॉस्पिटल अपना खोलने का बात कर रहे हैं, ताकि कैंसर के जो भी इशू है ना, उसको ठीक किया जा सके, और सस्ते दाम में, फ्री वे में, फ्री ट्रीटमेंट, यहाँ पे सब्सिडाइज ट्रीटमेंट हम लोग दे सकें। ठीक है, जिनका एग्जाम्पल जरूर डालेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर R रवि कनन, KANAN, डॉक्टर R रवि कनन। ठीक है, इनका एग्जाम्पल रोमन मैग्सेसे में मतलब डाल सकते हो, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में डाल सकते हो। ठीक है, अभी आ जाओ,
ओके, आज ये वाला इतना है, ये तो आज का है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूँ। ठीक है, आप इतना देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से ताकि याद रहे, दिमाग में रहे। चलो, यहाँ से हम लोगों ने देखा था, मोटा मोटी पॉइंट ऊपर से निकालेंगे। ऐप, एक मिनट रुक जाओ यार। ओके, ऐपप्रेन्योर एग्जाम्पल में डाल सकते हो। कोहिमा में हमारा आधार कार्ड बच्चों के लिए भी है, सिक्योरिटी का इशू ठीक रहेगा, इक्वल बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। हम लोग क्या बिल्ड करना है, ह्यूमनिज्म बिल्ड करना है, साइंटिफिक टेम्पर बिल्ड करना है और सेक्युलरिज्म बिल्ड करना है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया यहाँ पे। उसके बाद आ जाओ, श्री नारायण गुरु जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, सोशल रिफॉर्मर, केरल से हैं, एजावा कम्युनिटी के हैं। ठीक है, सोशल इक्वलिटी एजुकेशन के बारे में बात किया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को ऊपर करने के लिए बात किया इन्होंने। विदाउट थर्ड पार्टी, विदाउट इंटरमीडिएट या प्रीस्ट के भी हम लोग स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ ऑल के बारे में बात किया है, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड का कंसेप्ट दिया है, प्रेजेंस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लो, तो सोशल जस्टिस के बारे में बात किया है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का बात किया है, इरेडिकेट बात किए हैं, इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन केरल सोसाइटी के बारे में बात हुआ है। ठीक है, मूवमेंट देख सकते हैं किसने क्या क्या मूवमेंट ज्वाइन किए थे। 1924 में वैकोम सत्याग्रह अनटचेबिलिटी के लिए, टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1936 में हुआ था। ठीक है, एजुकेशनल इनिशिएटिव मतलब प्रमोट किए सोशल अपलिफ्टमेंट एजुकेशन, और शिवगिरी पिलग्रिमेज उन्होंने ओपन किया, शिवगिरी मठ। ठीक है, ये सब तो ठीक है। उसके बाद आ जाओ, नार्को टेररिज्म हम लोगों ने बताया। ये जो हमारा ये पंजाब का इशू है ना, उसमें नार्को टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग के लिए होता है ये। विक्टिमाइजेशन ऑफ इंडियन पेरेंट्स, उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट का क्या है, आईपीसी 354A और 294। ठीक है, याद रखना अपने आंसर को अलग, सबसे अलग बनाने के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाओ, ये देख लो, नशा रोको कमेटी, यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हो पंजाब का, यूसीसी का देख सकते हो। हम लोग को जस्ट पॉलीगैमी और डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करना है, हम लोग को एडॉप्शन के बारे में बात करना है। ठीक है, एडॉप्शन और गीता हरिहरन का केस आप डाल सकते हो। ठीक है, और एडॉप्शन के बारे में क्यों बात करना है, क्योंकि हमारा सोसाइटी अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जा रहा है, बट हम लोग स्टिल ट्रेडिशनल नॉर्म्स को अप्लाई करते हैं अपने सोसाइटी में, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब। ठीक है, तो हम लोग क्या करना होगा ना कि अपना जो भी यूसीसी अगर ला रहे हैं, तो ओवर एम्फेसाइज नहीं करना होगा बायोलॉजिकल टाइप्स पे। हम लोग को ना अडॉप्टिव पेरेंट्स और सिंगल पेरेंट्स को भी तवज्जो देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब आगे देख लो, चाइना इंडिया का फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला तो 1980 में नॉर्मलाइज किए, 2017 डोकलाम इशू, 19 अक्साई चीन, और न्यू मैप इंडिया ने लाया, फिर अभी चाइना भी नया मैप ला रहा है, तो इशू हो रहा है। अब देख लो, ये दलित इशू के बारे में देख लेते हैं। तो दलित इशू में क्या, चिन्नादुराई जो लड़का का नाम है उस पर अटैक हुआ, ये एक एग्जाम्पल आप डाल देना दलित इशू के बारे में। बट हम लोग को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है दलित इशू, हम लोग को और भी फैक्टर्स है जिसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा जब भी हम लोग इस तरह का इशू पढ़ रहे हैं। अब इस तरह का इशू का और क्या कंसिडरेशन हो सकता है, पहला तो हो सकता है कास्ट प्राइड के कारण भी ऐसा होता है, और लोग को लगता है कि दलित का अपलिफ्टमेंट इज़ नॉट डाउनग्रेडिंग ऑफ योर कास्ट। ठीक है, ये भी एक टर्म है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी आगे आ जाओ, कास्ट प्राइड मतलब कास्ट स्पेसिफिक सिंबल को बूस्ट करना। ठीक है, और दलित एंड देयर डेवलपमेंट एज अ थ्रेट टू कम्युनिटी, इस तरीके से हम लोग को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और जो भी कास्ट का, पर्टिकुलर कास्ट का जो गुरु पूजा होता है उसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहिए स्टेट को, जैसे गवर्नमेंट हो गया या भी और भी कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, अब आ जाओ, क्या है कि जितना न्यूमेरिकल डोमिनेंस होगा किसी ग्रुप का वोट बैंक के कारण, उतना ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स होगा, मोबिलाइज होगा कम्युनिटी, जिसकी वजह से जो भी लोअर कास्ट पीपल हैं, जो भी कम संख्या में है, उनको इशू आएगा। एक मिनट, ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद देख लो, द्रविडियन मूवमेंट तो लॉन्च हुआ था तमिलनाडु में, बट अभी भी दलित इशू वहाँ पे क्यों फैला हुआ है, इसको देखने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा कि हम जब द्रविडियन मूवमेंट आया था ना, तो दैट वाज अगेंस्ट ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण को अपर कास्ट देखना शुरू कर दिए थे, मतलब अपर कास्ट थे वो लोग, इसकी वजह से हम लोग उनको एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो होता है वो द्रविडियन मूवमेंट है। बट क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ ना कि जो भी हमारे ओबीसी कास्ट हैं उस पर हम लोग एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो भी इशू होता है ना, वो हम लोग उसको नहीं देखते हैं, सिर्फ हम लोग एंटी ब्राह्मण मूवमेंट है, इट शुड कन्वर्ट इनटू एंटी कास्ट मूवमेंट जब भी ऐसा हो, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटी ब्राह्मण नॉट सीन बाय एनी इम्पैक्ट डोमिनेंट। ठीक है, ये हो गया एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इनटू एंटी कास्ट पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब तो समझ में आ जाएगा। इक्वालिटी स्कूल में लाना पड़ेगा, वर्क प्लेस में लाना, सोशल जस्टिस के बारे में बात हुआ है। अभी देख लो, नेचुरल डिजास्टर का जो बात था, उत्तराखंड में हमारा आर्कटिक जब गर्म हुआ उसकी वजह से हैवी रेनफॉल हुआ, हैजार्ड प्लानिंग, इंक्रोच वाटर बॉडी, कैरिंग कैपेसिटी को ठीक करना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी हो गया, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, अवेयरनेस को ठीक करना होगा। ठीक है,
और लिटरेरी फेस्टिवल, पीएम ई बस योजना, डेल लेनोवो पीएलआई स्कीम में इंक्लूड हुआ है। एल नीनो हमारा ख़राब होता है इंडिया के लिए, जो सेंट्रल पैसिफिक जब वार्म होता है तो एल नीनो आता है जो हमारे इंडिया में रेनफॉल कम लाता है। रवि कन्नन हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, और जो ने फ्री और सब्सिडाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट का बात किया। अब देख लो यहाँ पे एक टॉपिक मिस हो रहा था, ये हमारा कौन सा टॉपिक है, ये है वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पे जया वर्मा, ठीक है, इनको अभी चेयरमैन बनाया गया है रेलवे बोर्ड का, फर्स्ट रेलवे बोर्ड की महिला चेयरमैन है। तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा ना कि रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उनका भी अपॉइंटमेंट मतलब कमेटी ऑफ कैबिनेट जो भी ना अपॉइंटमेंट कमेटी वो ही करता है, ठीक है। अगर एक प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं वो तो कोई कॉलेजियम से होता है या फिर इंटरनली होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो हमारा कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट रेलवे बोर्ड का करता है, जो जया वर्मा जी बनी है, फर्स्ट बनी है। इनको कहाँ डाल सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट में डाल सकते हो। और कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, इतना भूलना नहीं। ओके, ये बता दिया मैंने आपको। चलो यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।